असम ग्रेनेड हमले में 2 की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से की बात। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, हर निवासी के घर कोरोना औषधि किट कराई जाएगी उपलब्ध। गौतम बुद्ध नगर की 16 पंचायतों में लगाए गए जांच शिविर, ऑक्सीजन केयर सेंटर भी शुरू। वहीं झारखंड में कोरोना के 3,776 नए पॉजिटिव मामले, 73 संक्रमितों ने तोड़ा दम। नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार भारत में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दिशा निर्देश पर कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में मदद के लिए एएसआई ने अपने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्णय लिया है। ये सुविधाएं स्टाफ पानीपत और हिसार में बन रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में सहायता करने के लिए आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त पर रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बताया कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार के सभी विभाग आपस में तालमेल से काम कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की काफी आवश्यकता उन्होंने बताई है, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कई गांवों में कोविड को लेकर निरीक्षण किया है। नौगढ़ तहसील के विकासखंड जोगिया स्थित महिला लखनपारा गांव में पहुंचे जिलाधिकारी ने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएमओ, उप जिलाधिकारी सदर और पुलिस टीम के साथ गाँव में पहुंचकर जिलाधिकारी ने गाँव में सैनिटाइजर का भी छिड़काव करवाया। वहीं ग्रामीणों को अधिक से अधिक कोरोना जांच, मास्क लगाने और कोविड के नियमों का पालन करने के लिए भी खुद लाउडस्पीकर पर ग्रामीणों से अपील भी की। शासन की मंशा भी है कि सभी जगह आज के टाइम पे आप देख भी रहे हैं कि शहरों से निकल के देहात में भी काफ़ी जगह केसेस पहुंच रहे हैं। तो ये बोला गया है कि सभी जगह जो केसेस आ रहे हैं तत्काल उसी दिन उनके उधर आरआरटी पहुंच जाए, आरआरटी पहुंच के उनको दवाई का वितरण कर दें और उनके जितने भी सैंपल्स मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबकी भी सैंपलिंग उसी दिन हो जाए और उनको जो भी अवेयर करना है डेंजर साइन से वो सब चीज़ें कर दी जाए। तो उसी के क्रम में ये चेक करने के लिए निकला गया था कि ये काम हो रहा है। आज जैसे सुबह हमने देखे थे कि हमारे टोटल 55 केसेस ज़िले में आए, जिनमें से लखनपारा गाँव में ये एक में 10 से ज़्यादा केसेस थे। तो इसीलिए हम इधर इस गांव में आए देखने के लिए। तो जिन भी परिवारों के हैं उनके वहाँ पे आरआरटी सैंपलिंग और की भी कर रही है, दवाइयाँ भी दी हैं। कुछ कमियाँ जो हमने ऑब्जर्व की हैं, छोटी मोटी चीज़ें, वो उनको बताया गया। एमओआईसी को निर्देश दिए गए कि उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है और कोशिश यही की जा रही है जिले में कि जिस दिन केस आए उसी दिन आरआरटी पहुँच जाए, मेडिसिन मिल जाए, उनकी कॉन्टैक्ट की सैंपलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से संक्रमण आगे फैलने पर हम। वहीं देश के राज्यों में कोरोना संकट अगर कम होता दिख रहा है तो कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर केस भी लगातार बढ़ रहे हैं और मौतें भी काफी ज्यादा हो रही हैं। ऐसा ही राज्य है राजस्थान, जहां पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जवाब देने लगी हैं। इस महासंकट को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के हर निवासी को सरकार की तरफ से एक कोविड किट उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हर घर में कोविड किट पहुंचाना चाहती है। इस किट में कई जरूरी दवाइयां मौजूद रहने वाली हैं। उन दवाइयों का नाम है एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, लिवोसिट्राजिन और जिंक सल्फेट टैबलेट और विटामिन सी की गोलियां। अब ये सारी वही दवाइयां हैं जिन्हें कोरोना के इलाज में या फिर उससे बचने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने हर घर में ये कोविड किट पहुंचाने का फैसला लिया है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हिसार और आसपास के कोरोना संक्रमित जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक बड़ी खबर है। जी हां, दरअसल हिसार के ओपी जिंदल गार्डन स्कूल में बन रहा 500 बेड का अस्थायी अस्पताल अब लगभग तैयार हो गया है और 16 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा।
इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होने वाली है, जिससे मरीजों को अस्पताल में बेड के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस अस्पताल का पूरा प्रबंधन जिला प्रशासन के हाथों में होगा, क्योंकि इसे हरियाणा सरकार की ओर से तैयार किया गया है और इस अस्पताल को चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल नाम दिया गया है। ये सर क्या होता है कि जो अपना एटमॉस्फेयर से इसको एयर को सक किया जाता है जी, और ये कंप्रेसर होता है कि उसको कंप्रेस करके और फिर उसको जो है एक्सपेंडर के थ्रू उसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है। फिर हमारा कॉलम होता है, कॉलम के अंदर भी ये जो डिस्टिलेशन कॉलम होता है और इसका टेम्परेचर डाउन करके जैसे ही टेम्परेचर जो है अपना 182.9 डिग्री माइनस में टेम्परेचर आता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें जो अपने लिक्विड ऑक्सीजन के पंप्स होते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन को सक करके और डिस्चार्ज करते हैं। तो उसके बाद हमारे वेपराइजर लगे होते हैं। वेपराइजर क्या करता है, मतलब लिक्विड को और गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है आगे अपनी स्टील मेल्टिंग शॉप को जो है सप्लाई करते हैं सर गैस फॉर्म में। हमारा जो स्कूल है वो बिल्कुल ही हमारे प्लांट के साथ है। हम पाइपलाइन से जो है उसको ऑक्सीजन वहाँ से गैस ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दौरा किया तो वो स्कूल के दौरे पे लेके बहुत खुश हुए और उन्होंने इमीडिएटली जो है उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। वहीं बरेली जंक्शन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस 49.67 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची। बरेली के अलावा मुरादाबाद, हुरदई और शाहजहांपुर के हर ये ऑक्सीजन के टैंकर रवाना किए गए हैं। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंध रेखा शर्मा के मुताबिक बरेली जंक्शन पर हर सारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस का ठहराव दिया गया है। वहां से टैंकर के जरिए सभी जिलों के लिए ऑक्सीजन भेजी जा रही है। ऑक्सीजन सुरक्षा के लिए आरपीएफ भी सक्रिय रही। प्रभारी निरीक्षक विपिन सिसोदिया ने बताया कि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों से निपटने के लिए प्रशासन लगातार संसाधन जुटा रहा है। डिप्टी कमिश्नर वरिंद्र शर्मा ने बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए राधा स्वामी सत्संग घरों में 2 बड़े कोविड सेंटर तैयार करवाए हैं। शुक्रवार को सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, डीसी वरिंद्र शर्मा, विधायक संजय तलवाड़ और वार्ड पार्षद ममता आशु ने दोनों कोविड सेंटरों का उद्घाटन किया है। दोनों सेंटरों में प्रशासन ने मेडिकल टीमें तैनात कर दी हैं और साथ ही वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर दी गई है। अब यहां पर भी लेवल 1 और लेवल 2 के मरीज दाखिल हो सकेंगे। इसके 2 सेंटर तैयार करे गए हैं। 110 बेड्स का ये सेंटर है और 110 बेड का ये जो सेंटर है ये प्रतापपुर करके है मेरे ख्याल में हम्बड़ा रोड पे, और 110 बेड का दूसरा जो है मुंडिया में है। ये हमारे L1 सेंटर्स हैं। इसके अंदर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड, खाना, दवाई सारा प्रबंध है, क्योंकि जो लुधियाना शहर है ये एक तरह से इंडस्ट्रियल सिटी है। तो ऐसी स्थिति भी हम ये सोच रहे हैं कि जो L1 पेशेंट्स हैं जो बहुत क्लस्टर्ड एरिया में रहते हैं और घर पे होम आइसोलेशन का हो सकता है, उनके पास प्रबंध यदि ना हो, यदि वो चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने पैरामेडिक और मेडिकल स्टाफ दिया है और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे दी जाएगी। और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो उसको सिविल, वर्धमान, जवद्दी या मेरिटोरियस जो हमारी L2 या L3 सुविधाएं हैं वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास, उनकी जो लोकल मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने माननीय CM साहब के जो आह्वान था उस पर हर शहर में ये सेवा दी है, लुधियाना में खास तौर पे, और बहुत साफ सुथरा, अच्छा, और लंगर वगैरह का बाकी सब प्रबंध इनका है। और इनका मैं कोटिंग कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन चरखुदादरी में लगातार कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए वो संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने सख्ती भी अपनाई हुई है। रात को हर नाके पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और आने जाने वाले हर वाहन को गहनता से उसकी जांच की जाती है। उसके बावजूद ही उन्हें जाने दिया जाता है। वहीं रात को बेवजह घूमने वालों के लिए पुलिस ने चालान की भी सुविधा की है। चालान भी उनके काटे जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी दिन रात चेकिंग में लगे रहते हैं। वहीं डीएसपी ने रात को लगे नाकों पर का भी उन्होंने निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। इस दौरान कुछ लोग बेवजह घूम रहे थे, जिनके चालान भी मौके पर काटे गए। कुछ लोग जो नहीं मान रहे उनके चालान भी किए जा रहे हैं और कई लोग जो मास्क नहीं ला रहे उनके भी मास्क के चालान किए जा रहे हैं। सख्ताई हमारी तरफ से पुलिस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में लॉकडाउन के दौरान सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ पहले तो बदसलूकी की और फिर हाथापाई पर उतर आए। यही नहीं, रेहड़ी वालों की ओर से सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया गया और रेहड़ियों को उठाकर इधर उधर पटक दिया गया। उधर रेहड़ी वालों के इस पूरे ड्रामे को वहीं खड़े लोगों ने मोबाइल में उतार लिया। अनुसार ड्यूटी लगाई गई है, तो आदेशानुसार ये हमारे सब इंस्पेक्टर रामलाल हैं, अपने एरिया में गए हुए थे, तो वहाँ कुछ रेडी वाले अपना रेडी दुकानें लगा रखी थी। उनको उन्होंने समझाया कि आपका तो टाइम ही नहीं है, इस समय आपने ये दुकानें लगा रखी हैं। तो इस चीज़ से वो उतावले हो गए। उतावले होने के बाद फिर उसके साथ उन्होंने मुलाजिम के साथ बदतमीजी से पेश आए और उसके बाद उनके विरुद्ध अभियोग अंकित कर लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर। इस समय पूरा देश कोरोना संक्रमण की वजह से दूसरी लहर से भी जूझ रहा है और कोरोना से मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एम्बुलेंस संचालकों ने 2 दर्जन से ज्यादा अपनी अपनी एम्बुलेंस को थीम पार्क में खड़ा किया है। एम्बुलेंस संचालकों का कहना है कि उन्हें ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है। बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस कहीं भी नहीं लेकर जा सकते। मरीजों के परिजन उनसे लड़ते और झगड़ते भी हैं कि बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस को ले जाने का या उन्हें लाने का क्या मतलब है। सर, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही हमें और पेशेंट हमें बोलते हैं अब जानबूझ के हमें गाड़ी नहीं दे रहे हैं कि आपको हम पूरे पेमेंट नहीं दे रहे। हमने कहा सर हमारा गवर्नमेंट रेट 15 रुपये है और लोकल 500 रुपये BLS का, और बड़ी गाड़ी का 1200 रुपये है लोकल और 28 रुपये किलोमीटर है। इसमें हमें D टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है सर, जो कि हॉस्पिटल को 325 रुपये का महीना हो रहा है, और B टाइप हमें 500 रुपये का मिल रहा है। हमने उनसे 900 रुपये का सिलेंडर तो ले लिया सर, हमने कहा बिल तो दे दो हमें 900 रुपये का। उसके बाद उन्होंने वो भी सिलेंडर देना मना कर दिया। ना ही हमें कोई PP किट मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई सैनिटाइज मिल रहा। जान के थैली रखकर जी लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर अब हरियाणा में पुलिस सख्त हो गई है। अब बेवजह बाजार में घूमने वालों और बिना इजाजत वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल महम कस्बे में लॉकडाउन के दौरान भी काफी भीड़ बाजारों में उमड़ती है, लेकिन ये भीड़ ग्राहकों की नहीं बल्कि ग्राहकों के इंतजार में उन दुकानदारों की होती है जिनको दुकानें खोलने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे में सभी दुकानदार परिवार के सदस्यों के साथ अपनी अपनी दुकानों के बाहर आकर बैठ जाते हैं या फिर गली में खड़े हो जाते हैं। शुक्रवार को महम पुलिस सख्ती से इनके साथ इनका रुख अपनाया और SHO कुलबीर सिंह और सिटी इंचार्ज सुरेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में पहुंचे और भीड़ को तितर बितर करने का काम किया। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, ये अपने घर में रहो, मास्क लगाएं, दूरी रखें और बेवजह बाजार में ना घूमें। जो ये आम लोग घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही हैं, ये कोई बीमार है, कोई दवाई लेने आया है, कोई दूध वगैरह है, सबकी चेकिंग सख्ताई से की जा रही है। लगातार दुकानदार चाबी लेके दुकानों के आगे बैठे हैं। कोई नहीं बैठे, आज सभी को भगा दिया है, सभी को सख्त हिदायत दे दी है। कल भी पर्चा दर्ज करे हैं, चालान काटे, आज भी पर्चा दर्ज करेंगे, चालान काटेंगे। अगर कोई पहले चेतावनी दी जाती है इनको? हाँ, पहले चेतावनी दी, आप सख्ताई से लागू मुकदमे दर्ज कर देंगे। यहाँ आपस में अड़े बैठे थे 5-4 आदमी, पास कर लेते, इनको चालान काटेंगे। बाजार में भी भीड़ उमड़ रही है, 7-8 चक्कर काटे थे अभी, और जितनी कोशिश होगी उतनी भीड़ को कम करने की करेंगे। उनको बिन मास्क का चालान काटेंगे, मास्क का बिन मास्क बैठे थे। सभी पब्लिक को कह दे अपना सभी मास्क लगा के बैठा करो सभी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजवाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये सही है। बात अब यूपी के मथुरा की कर लेते हैं, जहां पर पुलिस में उस समय शोक की लहर दौड़ पड़ी जब एक महिला सिपाही को निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला सिपाही बुरी तरह से घायल हो गई है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी चालक के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश भी कर रही है। महिला आरक्षी ज्योतिषा ड्यूटी के लिए जन्मभूमि पर आ रही थी अपने पति के साथ। एक्सीडेंट हो गया है वृंदावन में, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। कैसे हुआ था बताया जा रहा है, गाड़ी ने ब्रेक करके एक्सीडेंट किया, फिर ब्रेक करके नहीं, उसके पति ने जो बताया कि चलते में एक्सीडेंट हुआ है, तो ये जानकारी तो वही सही देगा। वहीं रमजान के पाक महीने के बाद शुक्रवार को फरीदाबाद में ईद उल फितर पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर नमाज अदा करवा रहे मौलवी का कहना है कि ईद रमजान के पाक महीने को पूरा करने के बाद मनाई जाती है। इस दिन पहले मस्जिद में सभी लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मगर इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते मात्र 8 से 10 लोगों ने ही मस्जिद में नमाज अदा की, जिसके लिए पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इससे ज्यादा व्यक्ति मस्जिद में नहीं आ सकते, जिससे लोगों ने बखूबी समझा और अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। हमने पहले ही ऐलान कर दिया था मीडिया के माध्यम से, और जुमा से पहले भी हमने कह दिया था कि जुमा और ईदैन अपने घरों पे पढ़ें, 5 वक्त की नमाज अपने घरों पे पढ़ें। तो हमारे यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से उस कानून को फॉलो किया है और अपने इमाम की बात को माना है। तो हमें आज खुशी हुई है कि हमारे प्रधान मस्जिद कमेटी के प्रधान शेर खान मलिक और इनने जो सहयोग किया है, जो इनने लोगों से बार बार अपील की है, लोगों को समझाया है, मस्जिद में किसी भी आदमी को नहीं आने दिया। आप देख रहे हैं कि 8 से 7 आदमी, उसमें ज़्यादातर स्टाफ है, यहाँ नमाज पढ़ रहा है। तो जितनी भीड़ के लोग थे जो मतलब आने थे, हमने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर करके उन लोगों को हमने पहले रोक दिया। हम पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ टाइम से आ गया, करीब 6 बजे। तो उनके आने की वजह से और हमको ये सहयोग मिला। अगर उस प्रशासन की वजह से जो भीड़ के कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे, वो भी उससे 8 लोगों ने नमाज पढ़ी, वो भी सोशल महत्व, और हमने पहले ही बोर्ड लगा दिया था अपनी मस्जिद को और ऐलान कर दिया था कि यहाँ ज़्यादा आदमी नहीं नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए बार बार हम समझाते भी रहे लोगों को। आज भी काफ़ी लोग आए थे, उनको समझा दिया था कि यहाँ नमाज नहीं होगी, अपने अपने घर पढ़ें, क्योंकि तो ये बीमारी ऐसी लगी हुई है कि सही रहेंगे, सलामत रहेंगे तो नमाज आगे भी पढ़ लेंगे। तो इससे जितना बचाव किया जाए उतना बचाव किया जाए तो अच्छा है। तो इसलिए मौलाना ने हम 8 लोगों को नमाज में पढ़ाई है केवल, बाकी जिस लोगों ने। कोरोना ने ईद उल फितर की खुशियों को फीका कर दिया। मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद पर ना तो मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में एक साथ नमाज पढ़ सके और ना ही नए कपड़ों में इस बार लोग नजर आए। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोग इस बार ईद के मौके पर ना तो एक दूसरे के गले मिल सके और ना ही एक दूसरे के घर जाकर टोलियां बनाकर सेवई और खीर जैसे लजीज व्यंजन खाने के लिए जा सके। कुल मिलाकर लोगों ने ईद उल फितर के त्योहार पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने घरों में ही नमाज पढ़ी।
ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील पहले ही की थी, जिसका असर मुरादाबाद में भी साफ देखने को मिला है। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा की। पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को लॉकडाउन में इतनी छूट जरूर दी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर कब्रिस्तान में जाकर अपने परिजनों की कब्र पर धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कुरान का पाठ कर सके। सुबह से ही पुलिस अधिकारी पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रहे थे। इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बार बार अपील भी करवाई जा रही थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह ना जाएं और घरों में ही नमाज अदा करें। मामले में एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि कोविड-19 के खात्मे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसलिए लोगों को एक स्थान पर जमा होने पर हमने रोक लगा दी है। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, कहीं भी कोई विरोध या जबरदस्ती की खबर भी सामने नहीं आई है। एसपी सिटी ने मुरादाबाद के लोगों से नियम का पालन करने के लिए अनुरोध किया और जिस तरह से उन्होंने नियम का पालन किया है उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया। ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद के दृष्टिगत जो सुरक्षा इंतजाम किए जाने थे पुख्ता रूप से किए गए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान हैं, चौराहे हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। पीएसी बल भी लगाया गया है। यूपी पीआरबी गाड़ियों का व्यवस्थापन भी इसी प्रकार से किया गया कि एकदम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा इससे पूर्व जितने भी यहाँ पे धर्मगुरु हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन लोगों के द्वारा अपील की गई है लोगों से कि जो नमाज है अपने घर में ही रह के अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उनका पूर्ण। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। दक्षिण हरियाणा में पलवल सहकारी चीनी मिल प्रदेश की पहली ऐसी शुगर मिल बन गई है जहां पर रसायन मुक्त शुद्ध प्राकृतिक गुड़ और शक्कर का उत्पादन शुरू हो गया है। यहां बिल्कुल नए प्रोडक्शन हाउस में प्रतिदिन 3.5 क्विंटल गुड़ और शक्कर बनाई जा रही है, जिससे 70 रुपए किलो के दर से बेचा जा रहा है। और पिछले मात्र 20 दिनों में 50 क्विंटल गुड़ और शक्कर का उत्पादन कर 30 क्विंटल गुड़ और शक्कर की बिक्री भी कर ली गई है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक अवस्था में तैयार किया जा रहा है। इसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा। सबसे पहले पलवल शुगर मिल के जैती प्लांट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे ऑर्गेनिक गुड़ का प्रोडक्शन जो इसी सीज़न शुरू है, जस्ट हमें 20 डेज से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, विदाउट एनी केमिकल है। और इसमें हमने पीसेस का स्पेशल ध्यान रखा है। गोल्डन कलर का जो ये जैगरी है, खाने में बहुत टेस्टी है। आप अगर इसे टेस्ट करेंगे तो नो डाउट आपको भी लगेगा कि अगेन एंड अगेन इसकी मैं डिमांड रखती हूँ। बाकी है कि इसके अंदर हमने जो मसाला जैगरी बनाया है, इसमें हल्दी, हींग, सौंफ, अजवाइन ये सब डालें, जो कि हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं।
कोरोना टाइम में अगर इसका कंजप्शन की जाती है, अगर इसे लिया जाता है तो बहुत ही। खबर यूपी के जनपद अमेठी से है, जहां पर नाबालिग दलित किशोरी की रेप के बाद फांसी के फंदे से लटकते पाए जाने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कल शाम को नाबालिग दलित किशोरी के शव के निरीक्षण के समय नाबालिग के शरीर पर चोट के निशान और उसके प्राइवेट पार्ट्स में खून बहता देखने के बाद परिजनों ने रेप की बात कही थी। इतना ही नहीं, पुलिस को दी गई शिकायत में भी इन बातों का जिक्र किया गया था। बावजूद इसके अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने पोस्टमार्टम में ऐसी किसी भी बात की पुष्टि होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी बताया जा रहा है, उसके साथ कोई सेक्सुअल असोल्ट और मारपीट जैसी घटना नहीं हुई है। ऐसे में परिजनों ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसने अविलंब टीमें सक्रिय करी। पूरी संवेदनशीलता से परिजनों से गहनता से पूछताछ करके तदनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी गई। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यह अनुरोध किया गया पारदर्शिता के लिए कि पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स के पैनल से कराया जाए और गोपनीयता और गरिमा के साथ उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। आज 3 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, फांसी लगने से। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्होंने अपने धर्म में तब्दील कर लवोगे तो असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बाबत यह कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने।